सोचिए, एक सशक्त, तेज तर्रार और ईमानदार एसपी जो हर अपराधी के लिए डर की वजह है, अपने घर की तरफ जा रही है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो उनके होश उड़ा देता है। उनके सामने खड़ा साधारण सा पंचर वाला, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उनका दिल थम सा गया। हाँ, यही वही उनका पति है जिसे 15 साल पहले किसी भयानक हादसे में खो दिया गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में वह जिंदा है? क्यों 15 साल तक अपने अस्तित्व को छुपाया और आखिरकार अब वह क्यों लौट आया है? इस वीडियो में जानिए वो सच जो हर मोड़ पर आपको हैरान कर देगा। अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे मौत और साजिश से लड़कर लौटे हैं युवराज, और कैसे यह पल बदल देता है एसपी मैडम की पूरी जिंदगी। दोस्तों, एसपी मैडम आज पूरी तरह तैयार होकर अपने रिश्तेदार की शादी में जाने वाली थीं, लेकिन ड्यूटी के चलते पहले ही समय पर निकलना मुश्किल हो गया था और अब शादी तक पहुंचने का समय भी बहुत कम रह गया था। समय की तंगी के कारण वह तेजी से गाड़ी चला रही थीं। अचानक उनकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। कार से उतरकर देखा तो पता चला कि टायर पंक्चर हो गया है। एसपी मैडम ने मन ही मन सोचा, आज तो हर चीज में देरी ही होगी। ऊपर से उनका ड्राइवर भी आज साथ नहीं था। तभी उनकी नजर पास ही एक पंक्चर की दुकान पर पड़ी। एसपी मैडम ने भगवान का धन्यवाद किया। धन्यवाद भगवान, आपने मदद के लिए किसी को पास ही भेजा। जल्दी जल्दी वह दुकान की ओर बढ़ीं और पंक्चर वाले से कहने लगीं, मुझे शादी में जल्दी पहुंचना है, कृपया जल्दी से मेरे टायर को ठीक कर दीजिए। दुकान पर मौजूद एक बूढ़े ने कहा, मैडम बस 5 मिनट आराम से बैठ जाइए, मेरा कारीगर आते ही होगा। लगभग 5 मिनट बाद एक मजदूर जो मास्क पहने हुए था वहां आया और टायर निकालकर पंक्चर करना शुरू कर दिया। एसपी मैडम उसकी ओर देख रही थीं और अंदर से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मजदूर से पूछा, तुमने मास्क क्यों लगाया है? मजदूर ने जवाब दिया, मुझे सर्दी है और धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, इसीलिए मास्क पहना है। एसपी मैडम को कुछ शक हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जरा मास्क उतारो। शुरुआत में मजदूर ने मना किया, लेकिन एसपी मैडम के गुस्से को देखकर उसने मजबूर होकर मास्क उतार दिया। और जैसे ही मास्क उतारा, एसपी मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान रह गई, क्योंकि वह मजदूर कोई और नहीं बल्कि उनका पति था, जिसे 15 साल पहले एक हादसे में मृत मान लिया गया था। एसपी मैडम कांपती हुई आवाज में पूछी, तुम जिंदा हो? ये कैसे संभव है? इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? मजदूर चुप हो गया। आंखें झुकी हुई थीं और वह फूट फूट कर रोने लगा। एसपी मैडम ने पूछा, इतना रो क्यों रहे हो? सच बताओ, आखिर यह सब कैसे हुआ? मजबूर होकर मजदूर ने अपना सच बताया। वह सच इतना भावुक करने वाला था कि सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी का विस्तार और वह अनकहा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शहर की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसरों में से एक एसपी यशिका सिंह आज अपनी यूनिफॉर्म में नजर नहीं आई। आज वह केवल यशिका थी। लैवेंडर और ऑर्गेन्जा की साड़ी पहने, कानों में हल्के झुमके और चेहरे पर एक मुस्कान जो पूरे सुबह से जैसे थमती ही नहीं थी। और क्यों ना हो, आज उसके परिवार में सबसे छोटी और लाडली कजिन अन्विता की शादी थी। सालों बाद परिवार में ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा था। जब यशिका ने अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी उठाई तो हेड कांस्टेबल शर्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैडम आज तो आप पूरी तरह अलग लग रही हैं। यशिका हंसकर बोली, शर्मा जी, कभी कभी क्रिमिनल और फाइलों की दुनिया से बाहर निकलकर इंसान भी बनना पड़ता है। आज कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ मस्ती। शर्मा जी ने थोड़ी फिक्र के साथ कहा, मैडम ड्राइवर को साथ ले जाना चाहिए था। यशिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, आज मैं खुद अपनी गाड़ी चलाऊंगी। वैसे भी शादी शहर से बाहर एक फार्म हाउस पर हो रही थी। खुला रास्ता और ताजी हवा सोचकर ही यशिका ने अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उठाई और पार्किंग की ओर बढ़ गई। हाईवे पर गाड़ी चल रही थी और हवा उसके चेहरे से बातें कर रही थी। शीशे नीचे थे और पुराने किशोर कुमार के गाने बज रहे थे। आज यशिका का मन सच में बहुत हल्का था। रोज की टेंशन, केस और मीटिंग्स सब पीछे छूट गए थे। याद आया कि युवराज को भी किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद थे। युवराज, उसका पति। यह नाम सोचते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। 15 साल बीत चुके थे, एक लंबा अरसा और एक ऐसा जख्म जो कभी भर नहीं पाया। वह भयानक एक्सीडेंट, पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी का खाई में गिरना और उसके बाद बस जली हुई गाड़ी के टुकड़े। एक खबर जिसने यशिका की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। तब वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर थी। युवराज की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन उसी दर्द ने उसे पत्थर की तरह मजबूत भी बना दिया। उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि आज वह शहर की एसपी बन चुकी थी। तुम होते तो कितना खुश होते युवराज,
उसने धीरे से हवा में कहा, जैसे वह उसकी बगल वाली सीट पर ही मौजूद हो। देखते तुम्हारी यशिका आज कितनी बड़ी अफसर बन गई है। इन्हीं ख्यालों में वह इतनी गुम थी कि शादी के वेन्यू से केवल आधे घंटे की दूरी पर ही थी। थोड़ी देर और लेट हो चुकी थी। उसने एक्सीलरेटर पर पांव बढ़ाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। तभी पीछे से अचानक फट 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 की आवाज आई और इससे पहले कि वह समझ पाती, गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग काबू में लाकर यशिका ने गाड़ी सड़क किनारे लगाई। सत्यानाश, आज ही यह सब होना था। वह गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोली। नीचे उतरकर देखा तो पीछे का टायर पूरी तरह छपट्टा था, पंचर। और किस्मत देखो, चारों तरफ मदद का कोई निशान नहीं, न कोई दुकान न कोई घर, सिर्फ सुनसान सड़क और दोनों तरफ फैले खेत। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क भी गायब था। वाह क्या बढ़िया, उसने खुद पर ही व्यंग्य किया। एसपी साहिबा बीच सड़क पर फंस चुकी थीं। साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर यशिका ने डिग्गी खोली कि शायद टायर बदल सके, लेकिन कहाँ, यह सब काम उसे कहाँ आता था। अगर युवराज होते तो 5 मिनट में कर देते। फिर युवराज के ख्यालों को झिड़क कर उसने फोकस अपने सामने वाली समस्या पर किया। चारों तरफ नजर घुमाई। सड़क पर 1-2 गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। शायद एक सजी धजी औरत को अकेले देखकर उन्होंने समझा कि कोई ड्रामा होगा। आधा घंटा बीत चुका था और पसीने से उसका मेकअप हल्का पड़ने लगा। गुस्सा और लाचारी दोनों उस पर हावी थे। तभी यशिका की नजर दूर उस मोड़ पर गई जहां सड़क हल्की सी मुड़ रही थी। वहां एक छोटा सा बोर्ड झलक रहा था। धूल और मौसम की मार से रंग फीका हो चुका था, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था, पंचर की दुकान। यशिका की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आ गई। शुक्र है भगवान, उसने मन ही मन कहा और बिना देर किए उस दिशा में तेज कदमों से बढ़ने लगी। दुकान की झलक में देखा तो यह एक साधारण टीन की छत के नीचे छोटा सा कमरा था। बाहर कुछ पुराने घिसे हुए टायर बिखरे थे और हवा भरने वाली मशीन शांत खड़ी थी। एक बूढ़े चाचा लकड़ी की टूटी फूटी कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे। चाचा जी, यशिका ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। चाचा अचानक उठ खड़े हुए। सामने सजी धजी औरत को देखकर उनकी आंखों में हल्की घबराहट दिखी। जी बिटिया, उन्होंने धीरे से कहा। यशिका ने बिना रुके बोली, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, आप ठीक कर देंगे? मुझे बहुत जल्दी है, शादी में जाना है। चाचा ने झुर्रियों भरी आंखों से उसे देखा और कहा, बिटिया अब मैं यह काम नहीं करता, कमर में दर्द है। मेरा कारीगर पास के गांव में गया है सामान लेने, बस 5 मिनट में आ जाएगा, आप बैठिए। यशिका के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई जो सालों से शायद साफ नहीं हुई थी। मोबाइल निकाला पर नेटवर्क अभी भी गायब था। वह बस इंतजार कर रही थी और हर गुजरती गाड़ी के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए। झुंझलाहट में उसने कहा, चाचा आपका कारीगर कहाँ है? मुझे बहुत देर हो रही है। चाचा वहीं रटा रटाया जवाब दे रहे थे, आता होगा बिटिया, आता ही होगा। तभी दुकान के सामने एक पुरानी खटारा साइकिल रुकी। उस पर एक आदमी सवार था। दुबला पतला, मैले कुचले कपड़े पहने और चेहरे पर गंदा मास्क लगा हुआ था जो उसकी नाक से लेकर ठोड़ी तक का हिस्सा ढक रहा था। धूप से बचने के लिए उसने सिर पर गमछा भी लपेट रखा था। आ गया मेरा कारीगर। चाचा ने राहत की सांस ली। जा रे, मैडम की गाड़ी देख, पंचर है। वह आदमी बिना कुछ बोले औजारों का थैला उठाकर यशिका की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कुछ था, अजीब सी थकान और गहरी उदासी। लेकिन यशिका को उस समय और कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। वह तेजी से बोली, चलो भाई जल्दी करो, और आगे बढ़ गई, जबकि वह आदमी चुपचाप साइकिल घसीटते हुए उसके पीछे पीछे आया। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने बिना एक शब्द कहे काम शुरू कर दिया। उसका काम करने का तरीका बहुत अलग था, जैसे वर्षों से यही करता आ रहा हो। जैक लगाना, नट खोलना, टायर निकालना, सब कुछ एक मशीन की तरह। यशिका वहीं खड़ी उसे देख रही थी और देखते देखते उसके भीतर वही अजीब सा एहसास फिर से उभर आया। उस आदमी के लंबे पतले हाथ और टायर पकड़ने का तरीका कुछ अलग ही था। वह जिस तरीके से नट खोलते हुए अपनी उंगलियों को मोड़ रहा था, सब कुछ यशिका को अजीब रूप से जाना पहचाना लग रहा था। पुलिस वाली उसकी आदत ने उसे मजबूर कर दिया। ये मास्क क्यों पहना है तुमने? उसने पूछा। आदमी ने काम रोक दिया, लेकिन यशिका की ओर देखे बिना बस टायर की ओर नजर गड़ाए धीमी दबे स्वर में कहा, सर्दी है मैडम, और धूल मिट्टी से एलर्जी भी है। आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने यशिका के दिल के किसी पुराने तार को छेड़ दिया। उसका शक और गहरा होने लगा। यह सिर्फ एक एहसास नहीं था, कुछ और था। उसके दिमाग की बत्तियां जलने लगी थीं। एक पुलिस अफसर की नजर छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेती है। यशिका ने देखा कि
कि काम करते समय उस आदमी ने पसीने से भीगे हाथ को अपनी कमर के पिछले हिस्से पर उसी अंदाज में पोंछा जैसे युवराज किया करता था। यशिका का दिल जोर से धड़का और उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। नहीं, ये हो नहीं सकता, ये मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। मैं पागल हो रही हूँ, वह तो जा चुका है। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजरें अब उस आदमी की हर हरकत पर घड़ी थीं। वह टायर को पानी की टंकी में डालकर पंचर चेक कर रहा था। गर्दन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और कान के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल दिखाई दे रहा था। बस यह तिल यशिका के लिए काफी था, वही तिल जिसे वह अक्सर छेड़ती थी। यशिका की दुनिया अचानक घूम गई। कानों में साए साए की आवाजें गूंजने लगीं। उसे लगा कि वह अब भी चक्कर खाकर गिर जाएगी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, जरा अपना मास्क उतारो। आदमी के हाथ वहीं ठिठक गए। वह एक क्षण के लिए पत्थर की तरह स्थिर हो गया। यशिका थोड़ी आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज में एसपी का रोब, पत्नी का हक और टूटे दिल की बेचैनी सभी झलक रही थी। मैंने कहा अपना मास्क उतारो। आदमी कांप गया, धीरे धीरे सिर हिलाया। यशिका का सब्र जवाब दे गया। गुस्से, दर्द और अविश्वसनीयता के तूफान में वह चीखी, तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं? मैं पुलिस अफसर हूं। उसकी चीख सुनकर आदमी और डर गया। कांपते हाथ धीरे धीरे चेहरे की ओर बढ़े, गमछा हटाया और मास्क की डोरी अपने कानों से निकाली। जब मास्क नीचे आया, सामने जो चेहरा था उसे देखकर यशिका की सांसें रुक गईं। पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई हो। समय ठहर गया। गाड़ियों का शोर, हवा की सरसराहट, सब कुछ गायब। सामने वही चेहरा था, थोड़ी बूढ़ी, थोड़ी थकी हुई शक्ल, गाल पिचके हुए, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, माथे पर लकीरें और गाल पर लंबा चोट का निशान। लेकिन आंखें, वो वही आंखें थीं। वह नाक, वो होंठ, वो युवराज था। उसके सामने खड़ा युवराज जिंदा था। यशिका के होंठों से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस वहीं खड़ी पत्थर की मूर्ति की तरह उसे घूरती रही। दिमाग सुन्न सा लग रहा था। 15 साल पहले जिस इंसान का उसने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, वही आज उसके सामने एक पंचर बनाने वाले मजदूर के रूप में खड़ा था। युवराज की नजरें यशिका से नहीं मिल पा रही थीं। वह केवल जमीन की ओर देख रहा था। फिर 15 साल से दबा हुआ दर्द और भावनाओं का बांध अचानक टूट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां पूरे माहौल में गूंज रही थीं। यशिका उस रोने को देख होश में आई। अब उसके खुद के आंसू भी बहने लगे। वह धीरे धीरे युवराज के पास गई और सामने घुटनों पर बैठ गई। कांपता हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छूते हुए बोली, युवराज। उसके शब्द सवाल की तरह फुसफुसाए, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? लेकिन युवराज कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस रोता रहा, जैसे अपने आंसुओं में 15 साल का हर दर्द बहा देना चाहता हो। यशिका ने उसे झकझोरते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो और इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों रहे? तुम्हें पता है मैंने यह 15 साल कैसे बिताए हैं? मैं हर पल, हर सांस में मरती रही। उसके हर शब्द युवराज के दिल में तीर की तरह ढंस रहे थे। फिर भी वह चुप था और उसकी चुप्पी यशिका को पागल कर रही थी। तुम्हें मेरी कसम, युवराज, मुझे आज सच बताना होगा। क्यों किया तुमने यह सब? यशिका की कसम सुनकर युवराज का रोना थोड़ा थमा। अपनी लाल सूजी हुई आंखों से पहली बार उसने यशिका की तरफ देखा। उन आंखों में इतना दर्द, इतनी लाचारी और इतना डर था कि यशिका का दिल कांप उठा। उसने टूटी हुई, कांपती आवाज में बोलना शुरू किया और जो सच्चाई उसने बताई वह किसी भयानक सपने से भी अधिक डरावनी थी। हिचकियों के बीच उसने कहा, मुझे माफ कर दो यशिका, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। फिर उसने सब कुछ बताना शुरू किया। वो एक्सीडेंट, यशिका, कोई एक्सीडेंट नहीं था। वह पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। तुम्हें याद है, मेरे मरने से कुछ महीने पहले मैं नासिक में एक बड़े सरकारी हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था? यशिका ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मैं एक सिविल इंजीनियर था यशिका। मेरा काम केवल नक्शे और कंस्ट्रक्शन देखना था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वह घटिया था, सीमेंट, सरिया, सब कुछ। जब मैंने गहराई से छानबीन की तो मेरे होश उड़ गए। पूरे प्रोजेक्ट की आड़ में मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर पाटिल अपना काला पैसा सफेद कर रहा था और साथ ही करोड़ों का सरकारी माल भी हड़प रहा था। यशिका का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। पाटिल, ये नाम सुनते ही बड़े बड़े पुलिस अफसर भी कांप जाते थे। वह उसे सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पाटिल हमेशा कानून की पकड़ से बच निकलता था। युवराज ने धीरे धीरे आगे बताया, मैं ईमानदार था, सारे सबूत मैंने इकट्ठा कर लिए थे। अगले ही दिन मैं पुलिस को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन शायद पाटिल के लोग हर जगह थे।
उस रात जब मैं साइट से लौट रहा था, मुझे अगवा कर लिया गया। मुझे पाटिल के सामने ले जाया गया। वह हंसा और मेरे सारे सबूत मेरे सामने जला दिए। फिर उसने कहा, इंजीनियर, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तू कल सुबह अपनी बीवी के साथ एक भयानक कार एक्सीडेंट में मर जा, या फिर हमेशा के लिए दुनिया के लिए मर जा और अपनी बीवी को जिंदा छोड़ दे। यशिका की आंखों में आंसू भर आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। युवराज की आवाज कांप रही थी। पाटिल जानता था कि तुम एक पुलिस अफसर हो। उसने कहा, तेरी बीवी बहुत ईमानदार है, बहुत तेज है। अगर तू जिंदा रहा तो वह चुप नहीं बैठेगी, वह मेरे पीछे पड़ेगी। लेकिन अगर तू मर गया तो वह टूट जाएगी। कुछ साल दुखी रहेगी लेकिन जिंदा तो रहेगी। और अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाई तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था यशिका। एक तरफ मेरी मौत थी और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी। युवराज ने आगे बताया कि अगले दिन सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध था। एक पुरानी गाड़ी में एक लावारिस लाश को मेरे कपड़े पहनाकर बैठाया गया। उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था और उसी गाड़ी को उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया जहां मैं अक्सर साइट जाते समय रुकता था। मुझे दूर किसी पहाड़ी पर खड़ा करके अपनी आंखों से अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर किया गया। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह पर हाथ बंधे थे। मैंने तुम्हें देखा था यशिका, जब तुम खबर सुनकर वहां पहुंची थी। तुम्हारा रोना, तुम्हारी हालत, मैं वहीं मर जाना चाहता था। यशिका का दिल कांप उठा। वह उस दृश्य को सोचकर ही सहम गई। युवराज ने जारी रखा, उसके बाद पाटिल के लोग मुझे एक ट्रक में डालकर किसी अनजान शहर में ले गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने कभी अपनी पहचान जाहिर करने की या तुमसे संपर्क करने की कोशिश की तो वह तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। मेरे पास ना पैसे थे ना पहचान। मैं युवराज नहीं था, मैं एक जिंदा लाश बन गया था। मैंने 15 साल, यशिका, 15 साल इसी डर में बिताए। मैंने हर तरह का काम किया, मजदूरी की, होटलों में बर्तन धोए और आखिरकार यह पंचर बनाने का काम सीखा। एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। हर रोज अखबार और टीवी में तुम्हारी खबर ढूंढता था। जब तुम इंस्पेक्टर से एएसपी बनी, उस दिन मैंने पूरी रात रोया, खुशी में भी और इस बात के गम में भी कि मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैं तुम्हें दूर से देखता रहा यशिका। कभी कभी मैं तुम्हारे शहर आता था, सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारी यूनिफॉर्म में देखकर मेरा दिल गर्व से भर जाता था। लेकिन अगले ही पल यह एहसास कि मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता मुझे भीतर तक तोड़ देता था। युवराज ने अपने गाल पर बने निशान को धीरे से छुआ। यह निशान भी पाटिल के एक आदमी ने बनाया था जब उसने मुझे तुम्हारे घर के आसपास भटकते देखा था। उसके बाद से मैंने तुम्हारे शहर आने की हिम्मत नहीं की। तो फिर आज तुम यहाँ कैसे आए? यशिका ने सिसकते हुए पूछा। युवराज ने धीरे उत्तर दिया, 3 महीने पहले मैंने खबर में पढ़ा कि वह गैंगस्टर किसी वॉर में मारा गया। उस दिन मुझे लगा कि मैं आजाद हो गया, 15 साल की कैद खत्म हो गई। मैं पिछले 3 महीने से हिम्मत जुटा रहा था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन कैसे आऊं यशिका? किस मुंह से? तुम एक इतनी बड़ी एसपी हो और मैं एक फटा पुराना हारा हुआ मजदूर। मुझे खुद पर शर्म आती थी। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन किस्मत ने हमें इस तरह मिलाया। सारी कहानी सुनकर यशिका अब रो नहीं रही थी, वह बस सुन्न थी। उसके सामने उसका पति अपनी जान की कीमत चुकाकर उसे सुरक्षित रख चुका था। उसने 15 साल का नर्क झेला सिर्फ इसलिए कि यशिका सुरक्षित रहे। उसने युवराज का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और बोली, तुमने यह सब अकेले कैसे सहा युवराज? क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? युवराज ने धीरे कहा, मैं हर पल तुम्हारे साथ था यशिका। उनके 15 साल की दूरी और दर्द अब दोनों के आंसुओं में बह रहा था। शादी, फंक्शन, देरी, सभी बातें अब महत्वहीन लग रही थीं। जो खोया हुआ खजाना आज यशिका के पास था, उसकी तुलना में दुनिया की कोई चीज फीकी लग रही थी। उसने युवराज का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलो घर चलते हैं युवराज। लेकिन युवराज ने कहा, यशिका, तुम्हारी शादी। यशिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो आज पूरी हो गई है। इससे बड़ी कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। उसने पंचर टायर वहीं छोड़ दिया और युवराज को अपनी गाड़ी में बिठाया। आज स्टीयरिंग व्हील पर यशिका का हाथ था और बगल की सीट पर 15 साल बाद उसका युवराज। गाड़ी शादी के वेन्यू की तरफ नहीं बल्कि उनके घर की ओर बढ़ रही थी। वही घर जो 15 सालों से सिर्फ एक मकान बनकर खड़ा था और आज फिर से घर बनने वाला था। पुराने किशोर कुमार के गाने की धुन अब भी गूंज रही थी, चिंगारी कोई भड़के। और आज इस गाने का मतलब उनके लिए पूरी तरह बदल चुका था।
यह उनकी प्यार की चिंगारी थी जो 15 साल के तूफानों और जुदाई के बाद भी कभी नहीं बुझी। गाड़ी घर की जानी पहचानी सड़कों से गुजर रही थी। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह खामोशी शोर मचा रही थी। 15 साल का सन्नाटा अब टूट रहा था। यशिका बार बार ड्राइविंग करते हुए बगल में बैठे युवराज को देखती, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहती हो कि यह कोई सपना नहीं। युवराज की नजरें बाहर थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा था। उसकी आंखें अपने बीते हुए कल और सामने खड़े आज के बीच की खाई को नाप रही थीं। उसके पुराने मैले कपड़े, बड़े हुए बाल और थके हुए चेहरे को देखकर यशिका का दिल दर्द से भर गया। यह वही युवराज था जो कभी अपनी शर्ट पर हल्की सी भी सिलवट बर्दाश्त नहीं करता था। उसने कितनी तकलीफें सही होंगी, कितने दिन भूखा सोया होगा, कितनी रातें डर के कारण जगता रहा होगा। यह सोचते ही यशिका की आंखों में फिर से पानी भर आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए पूछा, तुमने खाना खाया? यह सवाल छोटा था, लेकिन इसमें 15 साल की फिक्र छुपी थी। युवराज ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी से ज्यादा दर्द झलक रहा था। उसने कहा, सुबह चाय के साथ एक पाव खाया था। बस इस एक लाइन ने यशिका के सीने में और एक खंजर उतार दिया। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूम गए जब यशिका युवराज के लिए टिफिन तैयार करती थी और वह बच्चों की तरह जिद करता था कि आज ऑफिस नहीं जाना, तुम्हारे हाथ के पराठे खाने हैं। गाड़ी उनके पुराने बंगले के सामने रुकी, वही बंगला जिसे शादी के बाद बड़ी हसरतों से खरीदा गया था। युवराज ने इसे अपना छोटा सा महल नाम दिया था। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, हम यहीं रहते हैं? यशिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह हमारा घर है युवराज, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। युवराज के हाथ अब कितने खुरदुरे और सख्त हो गए थे। उन हाथों में अब सिर्फ औजारों के निशान थे, न कि इंजीनियरिंग की किताबों के। यशिका ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। युवराज दहलीज पर ही रुक गया, जैसे उसके कदम 15 साल की दूरी पार करने से डर रहे हों। अंदर सब कुछ वैसा ही था, वही सोफा, वही सेंटर टेबल, दीवारों पर वही पेंट। बस चीजें थोड़ी पुरानी हो गई थीं और सामने की दीवार पर उनकी शादी की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। उसमें युवराज खिलखिलाकर हंस रहा था और यशिका शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। उस तस्वीर के नीचे एक और तस्वीर थी जिस पर एक सूखा हुआ हार टंगा था। वह युवराज की तस्वीर थी जिसके सामने 15 सालों से एक दिया जल रहा था। उस तस्वीर को देखते ही युवराज वहीं जमीन पर बैठ गया। वह अपनी ही तस्वीर पर टंगे हार को देख रहा था। दुनिया के लिए वह मर चुका था, एक याद बन चुका था। यशिका, मैं तो मर चुका हूं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। यशिका दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाया। नहीं युवराज, तुम जिंदा हो। यह सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। वह उसे पकड़कर सोफे पर बिठाई। युवराज की नजरें किसी बच्चे की तरह पूरे घर को देख रही थीं। वह बुक शेल्फ जिसमें अब भी उसकी इंजीनियरिंग की किताबें रखी थीं, वह बालकनी जहां दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। हर चीज एक याद थी, हर कोना एक कहानी कह रहा था। यशिका दौड़कर किचन में गई और उसके लिए पानी ले आई। उसने युवराज के हाथ में गिलास थमाया। युवराज ने पानी पिया और फिर यशिका की तरफ देखा जो जमीन पर उसके पैरों के पास बैठ गई थी। युवराज ने पूछा, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? यशिका को समझ नहीं आया, वह अलमारी में क्यों छिपी हुई थी? आज तो तुम साड़ी में हो, युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं तो हमेशा तुम्हें यूनिफॉर्म में ही देखने की आदत में था। अखबार, टीवी में हमेशा एक सख्त और रबदार एसपी के रूप में देखता था। यशिका मुस्कुराई। आज मैं सिर्फ तुम्हारी यशिका हूँ, घर लौटी हुई। यह सुनकर युवराज की आंखों में शर्म की हल्की लाली उभर आई। वह नजरें झुका बैठा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ यशिका, तुम इतनी बड़ी अफसर और मैं सिर्फ एक मामूली पंचर वाला। लोग क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट क्या सोचेगा? यही डर और शर्म उसे इतने लंबे समय तक यशिका के पास आने से रोक रही थी। यशिका ने उसके चेहरे को अपनी हाथों में उठाया। लोग क्या कहेंगे, यह मैंने सोचना छोड़ दिया है युवराज। डिपार्टमेंट मेरा परिवार है और वह समझेगा। अगर नहीं भी समझा तो मुझे परवाह नहीं। यह वर्दी, यह कुर्सी, यह सब तुम्हारे बिना मेरे लिए बेकार थे। मैंने यह सब इसलिए हासिल किया ताकि खुद को व्यस्त रख सकूं और तुम्हारे गम को भुला सकूं। लेकिन सच तो यह है कि एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूली। उसने युवराज के हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम मेरे लिए क्या हो यह सिर्फ मैं जानती हूँ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इससे बड़ा और महान कोई काम नहीं हो सकता। मेरी नजर में तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। युवराज की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह दर्द नहीं, राहत के आंसू थे। उसने धीमे से पूछा, लेकिन अब आगे क्या होगा यशिका? यह सब इतना आसान नहीं है। मैं दुनिया के लिए एक मृतक हूँ। मेरा डेथ सर्टिफिकेट जारी है, बैंक अकाउंट बंद हो चुके हैं।
मेरी कोई कानूनी पहचान नहीं है। यशिका अब अपनी एसपी वाली सोच में थी। यह सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती थी। एक व्यक्ति जो 15 साल से मृत माना जा रहा, उसे जिंदा कैसे साबित किया जाए? मीडिया इस खबर को आग की तरह फैलाएगी। एसपी का पति जिंदा निकल आया और उसकी 15 साल की छिपी पहचान सामने आई। सोचिए कितनी सुर्खियां बनेंगी। इससे उसकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता था। मुझे पता है यह मुश्किल है, यशिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बहुत मुश्किल। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले तुम्हारी पहचान को बहाल करना होगा, या कहें कि तुम्हारी पुरानी पहचान वापस दिलानी होगी। मैं अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से बात करूंगी। कोर्ट में जाना होगा, डीएनए टेस्ट होंगे, गवाहियां पेश करनी होंगी। पाटिल मर चुका है, लेकिन उसके गैंग के कुछ लोग अब भी जीवित हैं। हमें साबित करना होगा कि तुम्हें धमकी दी गई थी और तुम्हारी मौत की साजिश रची गई थी। इसमें वक्त लगेगा युवराज, बहुत वक्त और बहुत हिम्मत। युवराज का चेहरा यह सब सुनकर कुछ फीका पड़ गया। कोर्ट, गवाह, कचहरी, यह सब उसके लिए किसी डरावने सपने जैसा था। वह तो बस एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता था। क्या हम यह सब चुपचाप नहीं कर सकते? कहीं दूर चले जाएं, नई जिंदगी शुरू करें? उसने हिचकते हुए पूछा, जैसे एक बच्चा डर के बीच उम्मीद तलाश रहा हो। यशिका ने धीरे उसका सर सहलाया। हम भाग नहीं सकते युवराज, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम पीड़ित हो, अपराधी नहीं। हम दुनिया का सामना एक साथ करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी वापस दिलाऊंगी। यह मेरा वादा है। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, वह युवराज के अंदर भी हिम्मत जगा गई। अब उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, यशिका उसकी ढाल बनकर उसके साथ है। ठीक है, युवराज ने धीरे कहा, जैसा तुम कहोगी। यशिका उठी। पहले तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकालती हूँ। वह अलमारी की ओर गई और एक पुराना ट्रंक खोला। उसने उसमें युवराज के सारे कपड़े और जरूरी सामान संभाल कर रखा था। घड़ियां, वॉलेट, किताबें, हर छोटी चीज। उसने उसके पसंदीदा कुर्ता पायजामा निकाला। जब युवराज नहाकर बाहर आया तो उसकी थकी हुई झुर्रीदार शक्ल अब साफ कपड़ों में दमक रही थी। यशिका बस उसे देखती रह गई। मैंने चाय बनाई है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय पिए सालों हो गए, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत याद आ रही थी। दोनों बालकनी में जा बैठे। शाम का रंग आसमान में फैल रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। वे चुपचाप चाय पी रहे थे, लेकिन इस चुप्पी में सुकून था, जैसे वर्षों की दूरी अब मिट चुकी हो। धीरे से युवराज ने कहा, हमें मम्मी पापा को भी बताना होगा। अपने माता पिता की याद आते ही उसका मन भारी हो गया। यशिका ने उसका हाथ थामा। हाँ, कल सुबह हम उनके पास जाएंगे। यह उनके लिए चौंकाने वाला होगा, लेकिन खुशी का झटका भी होगा। उस रात 15 साल बाद युवराज अपने कमरे के बिस्तर पर सोया। यशिका पूरी रात उसके पास बैठी रही, बस उसे देखती रही। उसे डर था कि अगर उसने आंखें बंद की तो यह सपना टूट जाएगा और युवराज फिर गायब हो जाएगा। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी। युवराज की आंख खुली और उसने देखा यशिका कुर्सी पर बैठी सो गई थी, सिर बिस्तर के किनारे पर रखा हुआ। वह धीरे उठकर उसका माथा चूम गया। यशिका की आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। तैयार हो एक नई लड़ाई के लिए? यशिका ने पूछा। युवराज ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। जब तक तुम साथ हो, मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूं। 15 साल की खामोशी, दर्द और दूरी अब खत्म हो चुकी थी। उनका प्यार फिर से जीवित था, और यह केवल शुरुआत थी, न केवल उनके रिश्ते की, बल्कि उनकी नई जिंदगी की, जिसमें अब सिर्फ साथ, विश्वास और मजबूती थी। उन्होंने साथ मिलकर यह तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे हर चुनौती का सामना एक दूसरे के साथ करेंगे। घर की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी, बालकनी की हवा और किशोर कुमार का पुराना गाना अब उनके लिए केवल यादें नहीं, बल्कि नए आरंभ की शुरुआत थी। यशिका और युवराज दोनों फिर से एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया बन गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कैसा लगा आपको यह किस्सा? एक ऐसी जिंदगी का जिसे यशिका और युवराज ने मौत की आग से निकालकर फिर से हासिल किया। रास्ता मुश्किलों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन आज उनके पास एक दूसरे का साथ था, और यही साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। दुनिया का सामना करने का उनका सफर अब शुरू हो चुका है। कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि यशिका और युवराज के जज्बात अभी भी आपके दिलों में कहीं ना कहीं गूंज रहे होंगे। जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 15 साल। आज के समय में जब रिश्ते पल भर में बनते और टूटते हैं, क्या कोई अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ
किसी के लिए मिटा सकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस त्याग की जीवंत मिसाल है जिसे अक्सर सिर्फ किताबों में ही पढ़ा जाता है, लेकिन युवराज ने इसे हकीकत में जी कर दिखाया। अब मैं यह सवाल आप पर छोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आप युवराज की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा बलिदान दे पाते? और अगर आप यशिका की जगह होते तो 15 साल बाद अपने पति को इस हालत में देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या होता? मैं आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और यशिका और युवराज की यह भावनात्मक कहानी आपको छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी से सच्चे प्यार और त्याग की ताकत का एहसास कर सकें। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और भी रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है।